तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे ब्लू लॉक के एपिसोड 5 टू बी रिबॉर्न के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड में साई के ऊपर चल जाता है कि टीम वाई को न्यू कंट्रोल कर रहा था और ईसाई की मदद से गेन ने गोल को स्कोर करके दो टीम को स्कोर को बराबर कर लेता है। और एपिसोड के लास्ट में सागी और निको गेम पे कंट्रोल के लिए लड़ रहे थे और इस स्टार्टिंग में टीम जेड में अब टर्न थी नारुहाया असाही की सेंटर फॉरवर्ड बनने की, जिसका वेपन था डिफेंस के बीच में जाके अपना काम करने का। बट इस बार वो फेल हो जाता है, लेकिन इसागी जितने पास न्यू को मिल रहे थे उन सबको ब्लॉक कर रहा था। और जब उसकी खुद की बारी आती है सेंटर फॉरवर्ड बनने की, वो उसे मिस कर लेता है ताकि निको को वो कंट्रोल में रख सके। और निको साई को क्या था कब ईगो ने बताया था वेपन्स के बारे में, तो वो सोच रहा था उसका वेपन क्या होगा। एज वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे उनके पास इनक्रेडिबल टैलेंट थे और वो लोग उनसे इन्फीरियर थे बोथ फिजिकली एंड टेक्निकली। बट फिर भी वो लूज़ नहीं करना चाहता और इसीलिए उसके पास बस एक वेपन था, वो थी उसकी आइज़। जितना कुछ भी फील्ड में हो रहा था उसे एक्यूरेटली रीड कर सकता है और साथ में उसका ब्रेन जितने भी लोग थे उन्हें कोऑर्डिनेट करता है सही से। और इस आगे उसको रोक सकता है बट उसके आइडियाज़ को नहीं। और जो टीम जेड थी अब उसमें टर्म थी इगाराशी की सेंटर फॉरवर्ड बनने की, जिसका वेपन था उसका नेवर डाई एटीट्यूड। लेकिन जो टीम वाई थी वो अपना डिफेंसिव खेलना स्टार्ट कर ली थी और आपस में बॉल को पास कर रहे थे। बट अब इसाई को लगता है कि उसने न्यू को स्टॉप कर लिया है तो पास नहीं कर पाएगा ओ कावा को, तो उनके पास कोई भी तरीका नहीं था अटैक करने का। तो इसलिए टीम जेड थी वो अपना अटैक स्टार्ट कर ली थी और जितने उनके प्लेयर्स थे वो दूसरी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। बट तभी जो निको था वो अपना लास्ट रिजॉर्ट शुरू कर लेता है और जो ओ कावा था वो बॉल को लेके काउंटर अटैक शुरू करता है और टीम वाई जितने प्लेयर्स थे सब उसको ज्वाइन करते हैं और उनका अटैक था वन टाइम किल काउंटर। तो जो टीम जेड थी उसके सब प्लेयर वहाँ पे आ गए थे तो उनका जो पूरा डिफेंस था वो एक्सपोज हो चुका था और टीम जेड इस वजह से हारने वाली थी। बट इसी क्रिटिकल मोमेंट पे जो इसागी था वो अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और जो निको था वो गोल के फ्रंट में था, बस शूट करने के बजाय वो पास करता है वो कावा को। लेकिन जो इसागी था वहाँ पे पहुँच के उसके पास को रोक कर बॉल को ले लेता है। आज सागी ने अपने वेपन इस्तेमाल कर दिया था कि गोल कहाँ से हो सकता है और वो और निको लगभग सेम ही थे, तो उसे पता था कि वो गोल नहीं करेगा बल्कि बॉल को पास कर देगा। और इसलिए निको अनफिट द स्ट्राइकर बनने के लिए एज वो खुद भी पास्ट में शूट करने के बजाय पास कर लेता है और वो इस चीज़ को अभी भी रिग्रेट करता है और वो खुद को चेंज करना चाहता है जीतने के लिए। और ये टाइम था उसके लिए रिबॉर्न होने का। और जो टीम जेड थी अपने काउंटर अटैक स्टार्ट कर ली थी तो कुनिंगहाम में अटैक करना शुरू करता है। लेकिन जो टीम वाई बहुत डेस्परेट थी इसलिए फॉल करना स्टार्ट कर लेती हैं। तो कुनिंगहाम पास करता है बच्चीरा को और बच्चीरा बहुत सारे डिफेंस को बीट करके बॉल को पास करता है इसागी को और इसागी अपने पहला गोल स्कोर करता है ब्लू लॉक में। और जो टीम जेड थी वो 2-1 से इस मैच को जीत जाती है। तो जैसा कि गोल ने जो पूरी टीम वाई के प्लेयर्स के ड्रीम थे या फ्यूचर था उसे क्रश कर लिया था। लेकिन सॉरी फील्ड करने के बजाय जो इसागी था उसे ये चीज़ बड़ी सही लग रही थी और ये सब चीज़ देख के ईगो बहुत ज़्यादा खुश था। और इस मैच के बाद में टीम जेड सेलिब्रेट करते हैं विक्ट्री को और सब ईसाई से पूछते हैं कि उसको कैसे पता चला बॉल कहाँ पे आने वाला था। लेकिन ईसाई को कोई आइडिया नहीं था और उसने सब कुछ किया तो रिफ्लेक्सिव था। बट स्टिल जो उस पर बच्चीरा बहुत ज़्यादा प्राउड था और कुनिंगहाम के अकॉर्डिंग उसका वेपन गोल को स्मेल करना था। बट फिर भी राइची उसको एक्नॉलेज नहीं करता। लेकिन जब टीम जेड थी उनके पास एक चांस था ब्लू लॉक को सर्वाइव करने का और रात को जो इसागी था वो सो नहीं पाता है। एज उसने गोल किया था उसे पंप्ड अप फील कर रहा था। एज जो टीम वाई थी उसने उसे क्रश कर लिया था बट फिर भी वो अच्छा फील कर रहा था। तो जाता मोटर रूम में इस मैच को देखने के लिए, बट वहाँ पे चिकरी उसके गोल को देख रहा था और ईसा के अकॉर्डिंग वैसा गोल कभी स्कोर नहीं कर पाता अगर वो ब्लू लॉक में नहीं आया होता और इसीलिए जो एक गोल था उसे हमेशा रिमेंबर करेगा। बट वो इस गोल को रेप्लिकेट नहीं कर सकता एज उस टाइम वो बस बिना सोच समझे भाग रहा था। लेकिन चिकरी के अकॉर्डिंग जो इस आगे था उसके पास वेपन था स्पेशल अवेयरनेस,
मतलब कि जितने भी प्लेयर्स थे वो अपनी सिचुएशन को जज करते हैं, जो भी वो देखते हैं अपने डायरेक्ट फील्ड ऑफ विजन में, जो कि छोटा हो जाता है भागते हुए या फिर ड्रिबलिंग करते हुए। पर जिन लोगों के पास पिछले अवेयरनेस होती है वो पूरी फील्ड को और साथ में जो कुछ वहाँ पे हो रहा था उसे देख सकते हैं। और इसी स्किल ने की मदद की थी टीम वाई के अटैक को रोकने के लिए और साथ में एक इम्पॉसिबल गोल को स्कोर करने के लिए। लेकिन जो स्किल था वो उसे अभी इंटेंशनली यूज़ नहीं कर रहा था, और जब वो सीख जाएगा इसे इंटेंशनली यूज़ करना तब उसका जो वेपन था ये सबसे अच्छा होगा और सबसे बेहतर होगा। और जो इसागी को फाइनली अपने वेपन के बारे में कुछ पता लग गया था और इसीलिए वो थैंकफुल था चिगरी के लिए, और चिगरी उसके लिए अब एक सही पर्सन था। और इसकी वजह से आगे से पूछता है उसके वेपन के बारे में, बट चिगरी उसे कुछ भी नहीं बताना चाहता। लेकिन इसागी बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट था, तो इसलिए उसे बताता है कि कुछ साल पहले उसे एक इंजरी हो गई थी ACL टीयर, मतलब कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीयर, जो कि नी के लिगामेंट में होता है, जिसकी वजह से अगर फिर से इंजर्ड हो जाता है वो कहीं भी खेल नहीं पाएगा। और उसके पास भी पहले एक अमेजिंग वेपन था सबकी तरह, और वो भी ड्रीम करता था वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर बनने की। एंड इवन दो अब उसकी लाइक हील हो चुकी थी, वो अभी भी स्केयर था और फिर से इंजर्ड हो जाता वो सब कुछ हार जाएगा, और जो उसका ड्रीम था उसे कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो ब्लू लॉक में आया था तो ऐसे रीज़न मिल जाए गिव अप करने का। और जब वो देखता है ऐसा कि गोल को अब उसे रीज़न मिल गया था वहाँ से गिव अप करने का, बिरसागी उसे कहता अपने आप को ना फंसाने के लिए और ना ही झूठ बोलने के लिए। ऐसे लग रहा था जो चिगरी था वो गिव अप नहीं करना चाहता, क्योंकि वो खुद भी सेम था एज अपनी फाइट कर रहा था तब अपने ड्रीम को वो एंड होता हुआ नहीं देख सके। और उसे बताता है कि सब कुछ अपना छोड़ना नहीं चाहता तो अपने ड्रीम को कहीं फुलफिल नहीं कर पाएगा। लेकिन चिगरी था वहाँ से चला था कहते हुए कि उसके बारे में कुछ नहीं जानता। और इसके बाद हम देखते हैं एंड्री को यू के रूम में, जो उससे पूछती है फर्स्ट सिलेक्शन के बारे में, तो उसे बताता है कि सही जा रही थी बट अब उसको स्पाइस अप करनी पड़ेगी चीज़ें। और वहाँ पे जो इसागी था वो अपने गोल को रिक्रिएट नहीं कर पा रहा था, तो जो राइचे और बाकी सब थे वो उसी गोल को फ्लूक कहते हैं। और फिर से क्लियर हो जाता है इसाई को कि वहाँ पे जितने भी प्लेयर्स थे वो उससे बेहतर थे, और जो उसका वेपन उसे पता चल गया था कि गोल स्मेल करना या फिर स्पेशल अवेयरनेस था, बट उसे ये पता नहीं था कि इसे यूज़ कैसे करना है। और उसने पीस आउट कर लिया था चिगरी को, और साथ में वो अपने और मेंबर्स को ड्रैग डाउन कर रहा था। तो उसे कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि बस एक फ्लू गोल के साथ वो चीज़ें एंड ना हो जाए। और वो सोच ही रहा था तभी जो ईगो था वहाँ पर उन्हें बताता कि 6 राउंड अब एंड हो चुका था और ये टीम वी की टॉप पे थी, और उनका नेक्स्ट मैच टीम डब्ल्यू के साथ था, जो उन्हें जीतना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए। और चीज़ें स्पाइस अप करने के लिए ईगो उन्हें बताता है कि जो प्लेयर रैंकिंग्स थी उन्हें एडजस्ट किया गया है उनकी अचीवमेंट और उनके प्ले के अकॉर्डिंग। एज जो स्ट्राइकर थे उन्हें अपनी वर्थ प्रूफ करनी पड़ती है गोल को स्कोर करके, और जितना वैल्यूएबल गोल होगा उनकी रैंकिंग उतनी ज़्यादा होगी। और जब टीम जेड में टॉप प्लेयर इसागी बन गया था और वहाँ पे जितने प्लेयर्स थे इससे बहुत ज़्यादा शौक थे, और ईगो कंटिन्यू करता है कि स्ट्राइकर बनने की पहली चीज़ थी वो थे अपने वेपन को आइडेंटिफाई करना, और सेकंड स्टेप था अपने इस वेपन को पॉलिश या फिर इम्प्रूव करना ताकि वो इस चीज़ को स्टैंड आउट करा सके। बट एक और वो कॉपी नहीं कर सकते हैं, ऐसे सबके अलग वेपन होते हैं और सबका अलग मेथड होता है इसे पॉलिश करने का। तो अपने यूनिक वेपन को और सही से पॉलिश करते हैं तो 0 को 1 में टर्न कर सकते हैं, पर अपने वेपन को अगर पॉलिश ना कर पाए तो ये चीज़ वर्थलेस होगी और वो इस चीज़ को कभी भी स्टैंड आउट नहीं कर पाएगी। और इन्हें बताता है कि उनका नेक्स्ट मैच टीम डब्ल्यू के साथ एक दिन में हो जाएगा। तो इस पे सभी डिसाइड करते हैं टीम डब्ल्यू की फुटेज देख के उन्हें एनालाइज करने का, बट इसागी अभी भी सोच रहा था वो किस चीज़ को और कैसे पॉलिश कर सकता है। एज उसका वेपन था वो उसे देख नहीं सकता कि उसकी गोल की स्मेल थी वो उसको नेचुरली आती है, और उसे ये पता नहीं थी कि स्मेल उसके पास कब आएगी, और उस टाइम पे वो एग्जॉस्टेड होगा तो इस चांस को वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसे अपनी फिजिक को पॉलिश करना पड़ेगा ताकि पूरे मैच में खेल सके, और जब भी उसे गोल को स्मेल करें तो इस चीज़
एबिलिटीज़ को यूज़ करके जीत सके और अपने आप को स्टैंड आउट कर सके, और इसीलिए वो दौड़ना शुरू कर देता है। बट उसको देख के जो और प्लेयर्स थे वो भी उसे ज्वाइन करते हैं। आज जो पूरी टीम जेड थी वो ऑलरेडी उसके अराउंड रिवॉल्व होना स्टार्ट हो चुकी थी, एज कोई भी उसे हार नहीं चाहता और इसीलिए उसे वो हेड स्टार्ट नहीं देते हैं। और इसागी इससे बहुत ज़्यादा खुश था, एज पहले वो किसी के रडार में नहीं था और उसे लग रहा था उसका सॉकर करियर ख़त्म हो जाएगा, बट अब वो सबसे नंबर 1 में था और सब लोग उसे चेस कर रहे थे। और हम देखते ईगो को जिसने जान पूछे किया था, एज अगर आपसे लोअर रैंक का बंदा आपसे आगे निकल जाता है तो आप बहुत ज़्यादा फायर अप हो जाएंगे और एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर का एग्जिस्टेंस जो रिवैल्री थी उसे क्रिएट कर सकती है। और यही ब्लू लॉक था और वो फिर से कहता है कि जो वर्ल्ड का बेस्ट स्ट्राइकर था वो आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे सॉकर सबसे ज़्यादा इंटेंस था। और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था, एज हम देख पाते ईसाई का पहला गोल और से पता लग गया था कि उसका वेपन क्या था, और वो था स्पेशल अवेयरनेस, जो कि बहुत खतरनाक वेपन है और उसे वो सही से यूज़ कर सकता है जो बहुत टाइम तक ऐसा नहीं कर पाएगा। और साथ में हम लास्ट में देखते हैं किस चिगरी को उसे देखते हुए तो वो भी फ्यूचर में अपने वेपन को यूज़ कर लेगा। और अभी मैं स्पॉइलर नहीं देना चाहता इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो आज की तो इतना ही है, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक sayonara, बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।